जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। सारंडा को अभयारण्य बनाने के संबंध में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की अनुमति दे दी है। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेल और अन्य वैध माइनिंग लीज वाले इलाकों को अभयारण्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। वन व पर्यावरण विभाग ने पूरे सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने को लेकर खान, भूतत्व और उद्योग विभाग से मंतव्य मांगा था। ये दोनों विभाग पूरे वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने के पक्ष में नहीं हैं। इन विभागों का कहना है कि पूरे वन क्षेत्र को अभयारण्य बनाना राज्य के लिए नुकसानदेह होगा। अब खनन विभाग से पूछिएगा, उद्योग विभाग से पूछिएगा तो ये लोग धंधे की ही बात करेंगे ना। खैर, ये तो हुई विभाग की बात। विभाग तो नहीं बल्कि पूंजीपति की बात कह सकते हैं, धंधे करने वालों की बात है। कैबिनेट के लिए तैयार प्रस्ताव में वित्त विभाग ने भी इन दोनों विभागों की राय पर सहमति जताई है। वित्त विभाग ने माइनिंग रॉयल्टी से राज्य को होने वाले नुकसान की चिंता जाहिर की। ये सब विभाग राज्य सरकार के हैं और ये लोग माइनिंग उद्योग को और दूसरे तरह के धंधों को कैसे चलाया रखा जा सके इस पर चिंतित हैं, न कि पर्यावरण को बचाने की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 12 जुलाई 2022 को सारंडा में वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने सारंडा के 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ही अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया था। जब राज्य सरकार की ओर से इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा। उसके बाद 16 अप्रैल को सरकार की ओर से हलफनामा दायर किया गया। वन विभाग की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि राज्य सरकार 31,468.25 हेक्टेयर के एनजीटी के मूल प्रस्ताव की जगह 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है। सोचिए, पहले कितना निर्देशित था 31,468 और इन्होंने क्या हलफनामा में दिया 57,519। साथ ही 13.06 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ससंग्ध अब्रू संरक्षित रिजर्व क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का भी प्रस्ताव किया। फिर 29 अप्रैल 2025 को वन्यजीव संस्थान ऑफ इंडिया के अनुमोदन के बाद सरकार कैबिनेट स्वीकृति का वादा किया और देरी के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने माफ़ी मांगी। दरअसल वन विभाग के सचिव ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया वह पूर्व पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ सत्यजीत कुमार की ओर से तैयार प्रस्ताव था। पूर्व पीसीसीएफ ने जो प्रस्ताव दिया उसमें उन्होंने बताया कि 500 वर्ग किलोमीटर को अभयारण्य घोषित किया जाएगा, जबकि एनजीटी ने केवल 400 वर्ग किलोमीटर को ही अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया था। पूर्व पीसीसीएफ ने अपने इस प्रस्ताव को लेकर ना तो राज्य सरकार से कोई मंत्रणा लिया और ना ही विभागीय सचिव को जानकारी दी। जब सरकार पर इस बात की जानकारी हुई तो खान विभाग ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि ऐसा करने से सारंडा क्षेत्र में चल रही लौह अयस्क की परियोजनाएं प्रभावित हो जाएंगी, जबकि पूरे चाईबासा क्षेत्र में 90 से ज़्यादा अयस्क खदानें हैं जिसमें करीब 4 बिलियन टन रिजर्व भी है। यहीं से यह मामला सरकार के खिलाफ चला गया। जब मामला सरकार के खिलाफ चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की। तब सरकार ने 5 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। इस ग्रुप की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कर रहे हैं। अन्य मंत्रियों में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा शामिल हैं। अब तक टीम 2 इलाकों का दौरा कर चुकी है। 4 अक्टूबर को नंदपुर में आम सभा करने का कार्यक्रम था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण यह दौरा स्थगित कर दिया गया। गौरतलब है कि 30 सितंबर को भी जब मंत्रियों की टीम सारंडा पहुंची थी उस समय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया था। उस दौरान भी ग्रामीणों ने अभयारण्य बनाए जाने का पुरजोर विरोध जताते हुए कहा था कि यह उनकी संस्कृति और जीवन शैली पर हमला है। खान विभाग ने अपनी राय में कहा कि सारंडा वन क्षेत्र के करीब 26% हिस्से में लौह अयस्क का भंडार है। यहाँ करीब
4700 मिलियन टन लौह है, जिसकी कीमत 25 से 30 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इससे राज्य सरकार को करीब 14 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिल सकती है। अगर इस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया जाता है तो सभी परिचालन खत्म हो जाएगी। इससे खनिज की उपलब्धता पर भी असर पड़ेगा। राज्य में सालाना करीब 20 मिलियन टन लौह का उत्पादन होता है। अभ्यारण्य घोषित होने से उत्पादन घटेगा। रॉयल्टी से और डीएमएफटी के लिए होने वाले कलेक्शन में सालाना 5000 से 8000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसीलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये सब विभाग की चिंताएं हैं और डीएमएफटी को तो जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फंड के रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के रूप में। आप समझ रहे हैं ना, ये बना है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, लेकिन जिस तरह ज़िले के उपायुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में इसका इस्तेमाल अपने निजी फैसलों के लिए कर रहे हैं, उस हिसाब से इसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ना कहकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फंड कहना ज़्यादा उपयोगी लगता है। खैर, उद्योग विभाग ने लिखा कि पूरे वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने से वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में परेशानी होगी। यह लक्ष्य भारत सरकार की ओर से तय है। तो सारंडा के लौह अयस्क भंडार से टाटा स्टील, सेल और निजी खनन कंपनियां चल रही है। इस क्षेत्र के खान एवं उद्योग से करीब 4.2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। ये सभी बाहरी लोग हैं, हम सभी जानते हैं। इलाके में 2000 जैसे एमएसएमई इकाइयाँ भी है। ऐसे प्रस्ताव से औद्योगिक विकास, राजस्व और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यहाँ से होने वाला 4400 करोड़ रुपए का निर्यात भी प्रभावित होगा। सारंडा एशिया के सबसे समृद्ध लौह अयस्क भंडारों में से एक है। यहाँ पर 4 बिलियन से भी ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार है। यदि सारंडा को पूरा अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा तो इसका नुकसान हो जाएगा। सबको अपना अपना धंधा की चिंता है, पर्यावरण की किसी को चिंता नहीं है। और यह विभाग आपकी ही सरकार का है, आपके ही वोट से बनी सरकार का है। वित्त विभाग ने इन दोनों विभागों की राय जानने के बाद लिखा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई। बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग एवं उद्योग विभाग ने आपत्तियां दर्ज की है। खान एवं भूतत्व विभाग ने कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का विरोध किया है। इससे आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वित्त विभाग ने अपने मंतव्य में लिखा है कि तैयार प्रस्ताव स्वीकृत होने से खनन विभाग द्वारा संभावित माइनिंग रॉयल्टी की संभावना भविष्य में और भी जटिल हो जाएगी। इस क्षेत्र में खनन का कार्य नहीं होने से राजस्व प्राप्ति की संभावना पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने में हो रही देरी को लेकर यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि किसी अधिकारी को जेल भेजना पड़े। और इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को 7 दिन के अंदर इससे जुड़ा निर्णय लेने के लिए भी कहा। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने में राज्य सरकार के आचरण को पूरी तरह से अनुचित और जानबूझकर टालने वाला बताया था। उसी कारण से नाराज कोर्ट ने जब झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर यह बताने को कहा था कि राज्य सरकार ने वन्यजीव अभ्यारण्य को अब तक अधिसूचित क्यों नहीं किया, जिसके बाद मुख्य सचिव अविनाश कुमार सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के माध्यम से दलीलें पेश की, जिसमें ऊपर के जो भी विभाग हैं उनके मंतव्य दिए गए। साथ ही सिब्बल ने 1 सप्ताह का समय मांगते हुए कहा कि इस बीच कोई निर्णय ले लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से कहा कि या तो आप निर्णय कर लीजिए या फिर हम आदेश जारी कर ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह राज्य सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का मौका दे रहे हैं। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि हमें किसी को जेल भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही कोर्ट ने 15 अक्टूबर की तारीख देते हुए मामले को आगे भी जारी रखने के लिए सूचीबद्ध भी कर दिया। तो ये सब जानकारी अभी तक निकल कर आई है जो सारंडा अभ्यारण्य के संबंध में है। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।